अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम महा टीईटी 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का वो सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने जो है सॉल्व कर चुके पिछले वीडियो में। अभी आज जो है क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 131वां क्वेश्चन दिया है, दर्ज झैल में से बरकी बल्ब की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो देखिए मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि मतलब एग्जैक्टली बरकी बल्ब की खुसूसियत इस ताल्लुक से ख़ास कंटेंट मुझे मिल नहीं पाया है बहुत ढूंढने के बाद भी, फिर भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, पहला है बरकी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है। नंबर 3, बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है। नंबर 4, बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते अंजुमात कम होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सवाल है बरकी बल्ब की खुसूसियत, तो खुसूसियत क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए ये सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ये सवाल का सही जवाब है कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है, ठीक है। और खुसूसियत के लिहाज से देखा जाए तो बरकी बल्ब जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन गैस जो है जलने में मदद देती है। आपने छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाया होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है जलने में मदद देती है, आग जलने में, मोमबत्ती जलने में। तो बरकी बल्ब में कोई आग वगैरह नहीं जल रही है, उसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये बल्ब है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, शीशे का बल्ब, शीशे का सहारा, स्क्रूनुमा टोपी, रईस गैस, गैर आमिल रईस गैस, ठीक है। तो ये गैर आमिल रईस गैस जो दिया गया है वो यही है, नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसा। और बल्ब का कमानीदार तार, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट्स के नाम हैं। तो अभी सबसे मेन इस बल्ब में जो काम करता है, ये जो कमानीदार तार है ना, इसकी वजह से ये बल्ब रोशन होता है, ये तार रोशन होता है। देखिए मैं कंटेंट आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए क्या दिया है, बरकी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है। जो मैंने अभी बताई आपको कि टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है। बरकी रो की वजह से ये तार तकरीबन 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और उससे रोशनी खारिज होती है। तो देखिए तार से जो बरकी रो गुजरती है उससे रोशनी खारिज होती है और बल्ब रोशन होता है, ना कि ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन वाला, तो पहला तो हट जाएगा, ठीक है। और तीसरा और चौथा जो है कि लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है या लच्छे का नुक्ते अंजुमात कम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही दिया है बरकी बल्ब के ताल्लुक से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कंटेंट वगैरह का, मज़ीद आपको कुछ पढ़ना है इसमें तो मेरे ख्याल से ये 9वीं या 10वीं की किताब में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट में आपको आंसर की भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 131 का देखिए 131 यहाँ पर दिया हुआ है। 131 का ऑप्शन नंबर 2 है ना, नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है, ठीक है। अभी
132 में दिया है, एक सेकेंड, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है 132 में, दर्ज झेल वजह और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो देखिए वजह और असर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है कि वो वजह होगी तो उसका असर ऐसा होगा। ठीक है, तो अलीफ में वजह क्या दिया है कि गिरगट जो है वो सर्द खून का हैवान है, और असर क्या होगा उसका, इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुआफिक गिरगट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गिरगट का खून सर्द खून है तो वो मुआफिक मतलब अपने अतराफ़ के जो दर्जे हरारत है उसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं पहली बात। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखें यहाँ पीडीएफ में देख लेते हैं। देखें यहाँ क्या दिया है, जमात रेंगने वाले। देखिए जमात रेंगने वाले में दिया है, देखिए यहाँ कहाँ गया, हाँ 5वां पॉइंट क्या दिया है, सर और धड़ के दरमियान गर्दन मौजूद होती है। ठीक है, ये भी एक खुसूसियत है। वो देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट दिया है, ये सर्द खून के हैवान है ना। रेंगने वाले में कौन कौन आता है, कछुआ, छिपकली, सांप और गिरगट, मगरमच्छ। देखिए गिरगट भी आ गया यहाँ पर, और क्या दिया है दूसरा पॉइंट कि ये सर्द खून के हैवान है। तो ये बात तो सही निकल गई है कि गिरगट सर्द खून का हैवान है ना, और रेंगने वाले में शुमार होता है। ठीक है, तो ये हमने तस्दीक कर लिए। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ अलीफ, वो सही होगा, वो सही होगा। मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ 132 का। देखिए 132 का जो है यहाँ है, नहीं एक सेकंड, यहाँ हाँ 132 का देखिए 1 है, सिर्फ अलीफ सही है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ दिया है जमात पस्तानिये। लास्ट टाइम देखिए हाँ क्वेश्चन आया था पस्तानिये के ताल्लुक से, तब मुझे ये कंटेंट मिला ही नहीं था। तो चलिए देखिए अभी भी देख सकते हैं ना हम पस्तानिये के ताल्लुक से। मैंने शायद से छोटी क्लास का कंटेंट बताया था ना कि बाल होते हैं और दूध पिलाते हैं वो जानवर। तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ है जमात पस्तानी है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया है देख लेते हैं हम। देखिए पस्तानी गुदूद की मौजूदगी इस जमात के हैवानात की इनफरादी खुसूसियत है। नंबर 2, ये गर्म खून के हैवानात है। देखिए पस्तानी हैवान में ना हम इंसान का भी शुमार होता है। देखिए इंसान, कंगारू, डॉल्फिन, चमगादड़ वगैरह। ठीक है, तो ये गर्म खून के हैवान है। तीसरा पॉइंट है, इन हैवानात का सर, गर्दन, धड़ और दुम जिस्म का हिस्सा होता है। नंबर 4, जवारहों में पंजे, उंगलियों में नाखून या खूर होते हैं। नंबर 5, बैरूनी ढांचा बालों या फर की शक्ल में होता है। तो ये पस्तानिये हैवान की जो है खुसूसियत है। देखिए चिमगादड़, ठीक है, चिमगादड़ का भी शुमार पस्तानिये में होता है। और रेंगने वाले में क्या क्या दिया है कि बैरूनी कान नहीं होते हैं, उनका आंख जो है सफनों से ढका होता है। ठीक है, आप पढ़ लेना। चलिए अभी मैं 133 देखते हैं क्या दिया है। दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल एमाले हरारत की नहीं है। ठीक है, एमाले हरारत की नहीं है। उसके लिए ना तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ में इंतकाल हरारत,
मतलब आप लोगों को जो ये दिया है क्वेश्चन में एहमाले हरारत, ठीक है। एहमाले हरारत को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी ये है कि इंतकाले हरारत क्या होती है। तो इंतकाले हरारत का मतलब है कि हरारत का एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, इंतकाले हरारत कहते हैं, ठीक है। तो मतलब हरारत का एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जाना, उसे इंतकाले हरारत कहते हैं। तो अभी एक सेकेंड देखिए, यहाँ पीडीएफ में क्या दिया है कि एक सेकेंड, इंतकाले हरारत के तरीके हैं। देखिए यहाँ दिया है इंतकाले हरारत के तरीके, जिसमें क्या है, ईसाल, एहमाल और अशाए हरारत, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एहमाले हरारत, ठीक है। तो हम एहमाले हरारत देखते हैं डायरेक्ट। नीचे जो है ये एहमाले हरारत के ताल्लुक से दिया है। देखिए यहाँ ना एक तजुर्बा दिया है, हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, ये बीकर लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये बर्नर है, बीकर है, ठीक है। मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देती हूँ कि मतलब बीकर में इस तरह से पानी लेना है और नीचे से उसे, और उसमें जो है पोटाशियम परमैंगनेट की कलमें डालना है और जो है हरारत देनी है पानी को। तो जब हम पानी को हरारत देते हैं तो जो नीचे की सतह रहती है, जाहिर सी बात है पानी के नीचे की सतह गर्म होती है ना। और फिर गर्म पानी की कसाफत कम होने लगती है, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है कसाफत जो है कम होती जाती है। तो कम होती जाती है तो पानी जो है ऊपर जाता है, गर्म पानी, और ठंडा पानी उसकी जगह लेता है। तो ये जो पोटाशियम परमैंगनेट की कलमें इसलिए डालें ताकि हमें कलर से पता चले कि पानी किस तरह से हरकत कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, बस वो कलर के ज़रिए शो हो रहा है वो चीज़। तो इस तरह का ये तजुर्बा है। तो ये जो हरकत हो रही है, ये जो पानी की हरकत हो रही है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, तो ये एहमाले हरारत है, ठीक है। एहमाले हरारत देखिए, यहाँ क्या दिया है, पानी को गर्म करने पर पहले बीकर की तह का पानी गर्म होना शुरू होता है और इसकी कसाफत कम होकर वो ऊपर की तरफ जाता है। उसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह बहाव के ज़रिए हरारत मुंतकिल होती है। इस अमल को एहमाले हरारत कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसे ही एहमाले हरारत कहते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या दिया है, येलो बॉक्स में दिया है, एहमाले हरारत मायात और गैसों में हो सकता है, मतलब माए में और गैस में हो सकता है। एहमाले हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। वास्ता मतलब कुछ भी हो सकता है। अब क्या दिया है, मायात और गैस, तो वास्ता भी वैसे ही होगा, पानी होगा, हवा होगी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। सवाल क्या दिया है कि कौन सी मिसाल एहमाले हरारत की नहीं है बोला है। तो पहला देखिए, सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना। तो देखिए हवा बहेंगी, ज़मीन की हवा समंदर पर आएगी, समंदर की हवा ज़मीन में जाएंगी, तो हरकत हो रहा है, ठीक है। गैस लिखा है ना यहाँ पे, तो हवा में भी क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। तो ये एहमाले हरारत की मिसाल है। दूसरा है कंदील की लौ जलते ही रहना। जाहिर सी बात है कंदील की लौ क्यों जल रही है, ऑक्सीजन गैस की वजह से, तो हवा का आना जाना लगा है, तो लौ जो है जलते ही रहती है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना, वो इसी की मिसाल है, ठीक है।
तो जो पीडीएफ में दी हूँ ना उसी की मिसाल है, ठीक है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट दिया है, शमसी हरारत का कुर्रे अर्श तक पहुँचना, ये एहमाले हरारत की मिसाल नहीं है, क्योंकि शमसी हरारत सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट ज़मीन तक पहुंच रही है, कोई मतलब वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना माए की ना गैस की, डायरेक्ट ज़मीन तक पहुंच रही है, कुछ आना जाना नहीं हो रहा है। तो जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 134, दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। देखिए मुनासिब बयान की निशानदही करना है। मैं इसका 133 का आंसर की नहीं बताई ना आपको, 133 का आंसर की देखिए 133 का यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई, ठीक है। चलिए अभी क्या दिया है, हाँ आयोडीन अधात है, ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक जुमले से आपको वाज़ेह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, देखिए अधातों की तबई खुसूसियत है ना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट चमक, देखिए अधातों में चमक नहीं होती सिवाय हीरे और आयोडीन की कलमों के। बस ये एक जुमला समझ लीजिए, अधातों में चमक नहीं होती सिवाय हीरे और आयोडीन की कलमों के। तो इस जुमले से हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहली बात तो आयोडीन, हीरा और आयोडीन जो है वो क्या है, अधात है और चमक होती है। हीरे और आयोडीन में चमक होती है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि हीरे और आयोडीन क्या है, अधात है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों में चमक होती है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आइए, क्या दिया है, मुनासिब बयानात की निशानदेही कीजिए, है ना। तो क्या दिया है, अलिफ आयोडीन अधात है, तो ये जुमले से ही समझ में आ रहा है कि आयोडीन अधात है। बे दिया है अधातें चमकदार नहीं होती, ठीक है, अधातें चमकदार नहीं होती है। जी में आयोडीन चमकदार होता है। देखिए यहाँ जुमला दिया है ना कि अधात में चमक नहीं होती सिवाय हीरे और आयोडीन के, यानी आयोडीन में चमक होती है, वो चमकदार होता है। दाल है आयोडीन धात की एक किस्म है, तो आयोडीन धात की किस्म नहीं है, वो अधात है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सिर्फ अलीफ बे जीम, ठीक है, अलीफ बे और जीम सही है। मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 है, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर की बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 134 का, देखिए 134 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135, अब 135 क्या दिया है कि तलबा अपने वसाइल को ज़ाय ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतालिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला क्या दिया है, तज्जियाती सलाहियतों का फ़रोग। अब यहाँ तज्जियाती सलाहियतों का फ़रोग नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा अगर कुछ स्कूल में कोई सबक पढ़ रहा है या कोई और रिलेटेड मतलब कुछ भी जैसा साइंस से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहा है और उसका तज्जिया कर रहा है, तो मतलब वो समझ में आता है कि मतलब समझ लो साइंस का कंटेंट पढ़ रहा है तो वो तज्जिया करता है कि इसका ताल्लुक़ साइंस से भी है और अदर सब्जेक्ट से भी है, तो मतलब वो तज्जियाती सलाहियत हुई उसकी। जो कि यहाँ पर
अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा है दर्जा बंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा है मुशाहिदा और इसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्का बर्ताव में तब्दीली। अब यहाँ पर बच्चे पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कि उसकी बर्ताव में तब्दीली आएंगी या जो भी है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 है, तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहरा, कि मतलब तजुर्बाती तौर पर बच्चे को एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का, तभी वो बच्चा अमल करता है। अभी यहाँ पर दिया है कि वसाइल को ज़ाय ना करते हुए दोबारा इस्तेमाल करना, तो जब वो कहीं से एक्सपीरियंस लेगा, तजुर्बा लेगा, मतलब किसी को अमल करते हुए देखेगा और फिर खुद भी अमल करेगा, है ना, तो उस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है कि तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहिर। तो 135 का देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 4। फिर भी इस ताल्लुक से मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर माहौल दोस्त घरों की कुछ खुसूसियत, ठीक है। माहौल दोस्त घरों की खुसूसियत में क्या दिया है कि कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, लेकिन ये छुप जा रहा है, ठीक है, इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल। दूसरा है बायोगैस, हवाई तवानाई और शमसी तवानाई जैसे तवानाई के गैर रस्मी वसाइल का इस्तेमाल। फिर है पानी का दोबारा इस्तेमाल, पुरानी अशिया का दोबारा इस्तेमाल, मसनूई वसाइल और मसनूई रंगों का कम से कम इस्तेमाल, घरों में कुदरती रोशनी और हवाओं की आमदोरफ्त की सहूलत। तो ये जो खुसूसियत मैं आप लोगों को बताई हूँ, इन खुसूसियत का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बच्चे हैं इनको देखते हैं कि हाँ घर के बड़े अमल कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी फिर कोशिश करते हैं इस तरह के तजुर्बात का इक्तसाब करने की, सीखने की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, यूरोपीय ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? यूरोपीय ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? तो देखिए मैं आप लोगों को एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ, मजहबी इस्लाह की तहरीक, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ, क्या दिया है, अक्ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गौर व फिक्र करने वाले मुफक्रीन ने रोमन कैथोलिक चर्च के कदीम मजहबी तसव्वुरात की शदीद मुखालिफत की। ईसाई मजहबी पेशवाओं ने अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाकर उन पर रसूमात का बोझ लाद दिया था। वो मज़हब के नाम पर लोगों को लूटते थे। उनके खिलाफ यूरोप में जो तहरीक शुरू हुई, इसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक के नतीजे में मज़हब में इंसानी आज़ादी और अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई, ठीक है। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि इनके खिलाफ यूरोप में जो तहरीक हुई उसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो आंसर की में आंसर दिया है वो ना ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम, जबकि ये आंसर गलत साबित हो रहा है कंटेंट के लिहाज से। देखिए आंसर की में ना मैं आप लोग को बता देती हूँ।
आंसर की में क्या दिया है 136 का, देखिए 136 का यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 136 का ऑप्शन नंबर 3 दिया है। पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ सामाजिक काम, जबकि तहरीक का मतलब होता है कि आवाज़ उठाना, एहतजाज करना किसी के खिलाफ। तारीख में ख़ास तौर पर तहरीक का यही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया है सामाजिक काम, तो ये मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत है। कभी कभार महा टीईटी में ऐसे ही होता है कि कुछ कुछ वो लोग आंसर की में गलत दे देते, बाद में मार्क्स जो है 1-2 मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने, एक सेकेंड, देखिए आप लोगों के सामने कंटेंट मौजूद है, आप लोगों के सामने कंटेंट यहाँ मौजूद है कि मतलब उनके खिलाफ यूरोप में जो तहरीक शुरू हुई उसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं, है ना। उनके खिलाफ तहरीक शुरू हुई, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था। कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, या फिर ऑप्शन नंबर 2 प्रोटेस्टेंट ग्रोह के हामियों का पोप के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, मजहबी तसव्वुरात की शदीद मुखालिफत की गई। ईसाई मजहबी पेशवाओं ने अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाया, तो मजहबी पेशवाओं ने ना, तो यहाँ पर देखिए मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए था कंटेंट के लिहाज से, ठीक है। कंटेंट के लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 137 दिया है कि गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल कौन सा है। अब गोपाल हरि देशमुख कौन थे, समाज सेवक थे, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख समाज सेवक थे और उनसे ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल पूछा है, ठीक है, ताल्लुक़ ना रखने वाला। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ से गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी ने अखबारात के ज़रिए मसावत मर्दोज़न को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो मसावत मर्दोज़न मतलब जो लेडीज़ और जेंट्स में फ़र्क किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, उसे मसावत मर्दोज़न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही ताल्लुक़ से पूरा दिया गया है। क्या दिया गया है कि भारत में औरतों के हालात अबतर थे, उन्हें तालीम हासिल करने का हक़ नहीं था, मसावियाना सलूक नहीं किया जाता था समाज में, बचपन की शादी और जहेज़, सती की रस्में, चनिया, क्या है ये, चनिया कामंडा देना, पता नहीं क्या है वो, बेवाओं की शादी की मुखालफत जैसी रसूमात थी। उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड हेंटेक को सती की रस्म को बंद करने का कानून बनाने में राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मसला ने मदद की। तो देखिए ये सब पॉइंट्स पढ़ने का मकसद क्या था कि गोपाल हरि देशमुख ने भी मतलब इस ताल्लुक़ से काम किए हैं। अभी हम ऑप्शन देखते हैं कि मतलब ऑप्शन में क्या दिया है कि हफ्त रोज़ा अखबार दिग्दर्शन में शतपत्र की तहरीर, तो ये इस ताल्लुक़ से कुछ भी नहीं दिया है गोपाल हरि देशमुख का। लाइब्रेरी की तहरीक, बेवाओं की शादी पर जोर, ठीक है, बेवाओं की शादी पर जोर, क्योंकि यहाँ पर
पैराग्राफ में दिया है कि बेवाओं की शादी की मुखालफत, है ना। और लोकहितवादी इस नाम से तहरीर, देखिए यहाँ पर दिया है लोकहितवादी ने अखबारत के ज़रिए, मतलब गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी, तो यहाँ उनका ताल्लुक जाहिर हो रहा है ये ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो गलत है, ठीक है। और क्या गलत है वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल तो पहला ही है। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है उससे उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता है, ठीक है। तो ये जो किससे ताल्लुक़ रखता है, एक मिनट मैं ना बताती हूँ आपको। कहाँ है, एक सेकंड, नहीं ये तो दर्पण है, एक सेकंड में बताती हूँ। असल में इतने सारे स्क्रीनशॉट, हाँ यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है दिग्दर्शन, दिखाई दे रहा ना आप लोगों को। हाँ ये दिग्दर्शन कौन, देखिए बाल शास्त्री जांभेकर ने मराठी जुबान में पहला माहनामा दिग्दर्शन जारी किया। अब यहाँ पर देखिए दिग्दर्शन दिया है ना, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, हाँ ये तहरीर, तहरीर तो देखिए किसने जारी किया, बाल शास्त्री जांभेकर ने, ठीक है। रसाल जारी किया, रसालों में हफ्त रोज़ा प्रगति की काफ़ी अहमियत है। तो ये दिग्दर्शन का ताल्लुक बाल शास्त्री जांभेकर से है, ना कि गोपाल हरि देशमुख से, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई है, एक तरफ ये साइड जो है क्या है, तंजीम है, अदारे है, और दूसरी जानिब जो है वो बानी है, मतलब वो तंजीम अदारे की बुनियाद जिन्होंने रखी है, जो कायम किया है, उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इजी वाला आप लोग को दिख रहा होगा आज़ाद हिंद फौज, और उसमें सुभाष चंद्र बोस है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बे का जो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस है, बहुत से लोगों को, है ना। तो लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा, रास बिहारी बोस इसका सही जवाब है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर पीडीएफ में मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। 1942 के निस्फ अव्वल में जापान ने जुनूब मशरकी एशिया के अंग्रेज़ मकबूजात को फ़तेह कर लिया, ठीक है, फ़तेह कर लिया। उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौज के हज़ारों भारतीय सिपाही और अफसरान जापान के हत्थे चढ़ गए। जंग के खात्मे के बाद रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह की मदद से इन भारतीय सिपाहियों की एक पलटन तैयार की और उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया, ठीक है। तो किसने पलटन तैयार की, रास बिहारी फौज ने। उन्होंने जो है कैप्टन मोहन सिंह की मदद से सिपाहियों की एक पलटन तैयार की और उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज के बानी जो है ना रास बिहारी बोस है, तो यानी कि बे का पहला, तो यहाँ पर बे का पहला ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 2 ऑप्शन में से ही हमारा जवाब सही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड,
देखिए यहाँ पर दाल में क्या दिया है, इंडिया हाउस। ठीक है, इंडिया हाउस के बानी कौन है? देखिए यहाँ पर इंडिया हाउस, यहाँ देखिए पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस कायम किया था। ठीक है, तो किसका नाम है? पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ है पांचवा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो उनका इंडिया हाउस। तो देखिए बे का क्या हो गया? बे का पहला रास बिहारी बोस और इंडिया हाउस का पांचवा श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में बे का पहला है और दाल का पांचवा है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी बे का पहला दिया है और दाल का 5 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में भी बे का पहला दिया है, दाल का 5 दिया है ना। यानी और टफ हो गया, मतलब लेवल और बढ़ गया हमारा। तो अभी देखते हैं। और दूसरा क्या, अलिफ में क्या दिया है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। तो उसका हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इन्हें, इस तंजीम को जो है बहुत से लोगों ने मिलकर तैयार किया था। तो देखिए यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में मुनक्किदा एक नशस्त में इन नौजवानों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तंजीम कायम की। किन नौजवानों ने? देखिए यहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो लेकिन अभी हमारे यहाँ क्वेश्चन में इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम दिया है। तो हमारा जो अलीफ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो अलीफ का क्या आएगा? अलीफ का चौथा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया है अलीफ का चौथा, ऑप्शन नंबर 2 फिर उस हिसाब से गलत हो जाता है। तो यहाँ हमें हमारा सही जवाब मिल गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों को आंसर की भी बता देती हूँ मैं। 138 का, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर 138 का ऑप्शन नंबर 3 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 में दिया है आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है? ऑप्शन 1 है जलती मिसाल, चरखे की तस्वीर, उड़ान भरता हुआ उकाब, हमला करता हुआ शेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, हमला करता हुआ शेर। 139 का देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ ये है आज़ाद हिंद फौज का निशान। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 140 क्या है क्वेश्चन? स्वराज के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी दर्ज झेल में से कौन सी है? अब देखिए ये क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है कि मतलब मुनासिब जोड़ी की बजाय नामुनासिब जोड़ी पूछना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ अभी पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? शाइस्ता खान, फिरंकुजी नरसाला। दूसरा है दौलत खान मुरारबाजी। तीसरा है बहलुल खान प्रताप राव गुजर। और चौथा है सिद्दी मसूद बाजी प्रभु देशपांडे। ठीक है,
तो ये चारों ऑप्शन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि ये सब जो है वो स्वराज के दुश्मन है और ये सब जो है खुददार शख्सियत है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अंदाज़ा हो रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को पीडीएफ भी बता देती हूँ। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन का कंटेन है फिरंगूजी नरसाला, फिरंगूजी नरसाला। ठीक है, तो उनकी झड़प किससे हो रही है? शाइस्ता खान से हो रही है। देखिए यहाँ पर दिया है शाइस्ता खान, है ना। देखिए यहाँ पे फिरंगूजी नरसाला की बहादुरी से शाइस्ता खान बहुत खुश हुए। उन्होंने फिरंगू जी को बादशाह की खिदमत का लालच दिया, लेकिन फिरंगू जी तैयार नहीं हुए। ठीक है, मतलब उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी इस तरह से। तो ये ऑप्शन सही है, शाइस्ता खान फिरंगू जी। ठीक है, अब आपको मैं दूसरी पीडीएफ बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये किसका है? मुरारबाजी। ठीक है, यहाँ है दूसरा जो ऑप्शन है ना, दौलत खान मुरारबाजी। देखिए मुरारबाजी देश पांडे और दिलेर खान है, जबकि यहाँ क्या दिया है? दौलत खान। मुरारबाजी देश पांडे और दिलेर खान के दरमियान लड़ाई का मंजर है ना, तो दिलेर खान है ना कि दौलत खान है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर की मैं जो जवाब दिया है वो ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। तो सवाल जो है होना चाहिए था, नामुनासिब जोड़ी दरअसल में से कौन सी है, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मुनासिब तो सभी हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ। एक सेकेंड। देखिए एक और मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिद्धि, देखिए बाजी प्रभु। ठीक है, अब यहाँ पर बाजी प्रभु के ताल्लुक से भी दिया है, सिद्धि मसूद बाजी प्रभु। तो देखिए यहाँ बाजी प्रभु सिद्धि मसूद, इन दोनों के दरमियान घमसान की लड़ाई हुई थी। ठीक है, देखिए घमसान की लड़ाई हुई थी इन दोनों के दरमियान, घमसान की लड़ाई, बाजी प्रभु और सिद्धि मसूद, इस तरह से। तो ये भी जो चौथा ऑप्शन भी जो है वो सही है, मतलब ये भी मुनासिब है, ये भी मुनासिब है और ये भी मुनासिब है। बस ये नामुनासिब है, दौलत खान की जगह दिलेर खान होना चाहिए था। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे ही थोड़ी बहुत मिस्टेक गड़बड़ी हो जाती है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को कंटेंट में भी बताया है कि मुरारबाजी की लड़ाई दिलेर खान से हो रही है। तो अभी जो यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 141 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए ये जो कंटेंट ढूंढना होता है ना, ऐसा लगता है बहुत सारे ढेर में से कोई पिन या सुई
सुई को ढूंढना, इस तरह से होता है। तो काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और एक्सप्लेनेशन भी। और अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़बान देखिए लड़खड़ा जाती है, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए उसे। इंशाल्लाह ताला इस्लाह हो जाएगी मेरी। और जैसा भी है आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब है। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।